क्या आपको मालूम है कि जर्मन हाउसिंग फेडरेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट जो उन्होंने गवर्नमेंट के लिए निकाली है, उसमें उन्होंने बताया है कि 2024 में 1.7 मिलियन लोग जर्मनी में घर ढूंढ रहे होंगे और उन्हें मिल नहीं पाएगा। तो ये जो जर्मनी का हाउसिंग क्राइसिस है जो इतने साल से चल रहा है, लोगों को यहाँ पे घर नहीं मिल रहे हैं, रेंट्स इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं। तो क्या रीजंस हैं इन सारी चीजों का, और जर्मन गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ कर क्यों नहीं पा रही? इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मैं हूं मनहर। मेरा नाम है शुभम। और अगर आपने हमारे चैनल लैंडेड इन जर्मनी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं जर्मनी और यूरोप के बारे में, यहाँ की लाइफस्टाइल, कल्चर, वर्क कल्चर के बारे में, और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी। तो ये जर्मनी का हाउसिंग क्राइसिस जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में सबसे बड़ा है। तो अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो बर्लिन में जो ये रेंट की प्रॉब्लम है ये 2007 से स्टार्ट हो गई थी। 2007 से 2019 तक जो यहाँ पे रेंट के प्राइसेस हैं वो 85% तक इंक्रीज कर चुके थे। कोरोना के समय ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी होकर सामने आई। कोरोना के समय 2020 में जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% क्रॉस कर चुका था, तो उस समय लोग बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली अनस्टेबल फील कर रहे थे यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने इसके रिस्पॉन्स में रेंट कैप लॉ एक लागू किया। उसका नाम था मीट एंड डेकल, जो कि लागू हुआ जनवरी 30 2020 में। इस लॉ के अकॉर्डिंग 2014 से पहले बनी हुई किसी भी बिल्डिंग का अगले 5 साल तक रेंट इंक्रीज नहीं किया जा सकता। और जो भी बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट्स जिनकी प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, उनको एक लिमिट पे लाया जाएगा और अगले 5 साल के रेंट की कैप लगाई जाएगी, है ना? तो ये जो लॉ है वो इतना हिस्टोरिक था और यहाँ के लोगों के लिए इतना बड़ा था कि बर्लिन टेनेंट्स एसोसिएशन ने यहाँ तक बोला कि बर्लिन वॉल के गिरने के बाद का यह एक मेजर हिस्टोरिक इवेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतना बड़ा है कि इसको बर्लिन वॉल गिरने के साथ कंपेयर किया गया। अनफॉर्चुनेटली इस रेंट कैप लॉ को 15 अप्रैल 2021 में अबॉलिश कर दिया गया। जर्मन गवर्नमेंट के ऊपर बर्लिन लैंडलॉर्ड एसोसिएशन ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट किया, ये कहते हुए कि बर्लिन लैंडलॉर्ड्स की जो इनकम है, मंथली इनकम, वो इम्पैक्ट हो रही है और उनके घर चलने मुश्किल हो रहे हैं। तो इसको गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया, बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इस लॉ को अबॉलिश करना पड़ा। इस रेंट लॉ को हटाने के बाद बर्लिन में लैंडलॉर्ड्स की बहुत ही ज़्यादा मनमानी चली। 2021 के एक क्वार्टर में 40% तक रेंट इंक्रीज कर गए बर्लिन में। बर्लिन के 90% से ज़्यादा घर यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड है। प्राइवेट कंपनीज ने यहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शन कर रखी है, और इस रेंट कैप लॉ के हटाने के बाद यहाँ पे उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी। प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स ने बहुत ज़्यादा रेंट चार्ज करने शुरू कर दिए, जिस वजह से बर्लिनर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। उसी के बाद 27 सितंबर 2021 में 59% ऑफ बर्लिनर्स ने वोट किया एक नई इनिशिएटिव के लिए। इस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग वो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट यहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे उनकी प्रॉपर्टीज खरीदे, उनसे अपार्टमेंट्स खरीदे और उन अपार्टमेंट्स को अपने सिटीजन्स को चीपर रेंट्स पे दे। और इस इनिशिएटिव के तहत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे 2,40,000 घरों को खरीदेंगे इन प्राइवेट कंपनीज से, और फिर लोगों को रेंट पे देंगे इन घरों को। तो हालांकि ये जो सॉल्यूशन था ये था तो अच्छा, पर लेकिन जो यहाँ के सबसे बड़े प्राइवेट बिल्डर्स हैं, बोनोविया, उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में कहा कि इससे ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है मेन प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रही है। मेन प्रॉब्लम थी कि घर जो है यहाँ पे है ही कम, घरों का नंबर बढ़ाना पड़ेगा बर्लिन में। तो फिर गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर एनालिसिस किया और उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि रियल सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही हो सकता है कि नए नए घरों की कंस्ट्रक्शन बढ़ाई जाए। और इन द मीन टाइम, जब तक नए घर नहीं बन जाते, इन प्राइवेटली ओन्ड घरों को गवर्नमेंट खरीद ले और फिर कम रेंट्स पे अपने सिटीजन्स को दे भी दे। तो 2021 में करंट रूलिंग गवर्नमेंट एसपीडी ने डिसाइड किया कि वे एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे इस पे काम करेंगे। वो जर्मनी में हर साल 400,000 हाउसेज बनाएंगे ईयरली, जिससे कि लॉन्ग टर्म रिलीफ मिल सके सिटीजन्स को। तो उन्होंने प्रीवियस रूलिंग गवर्नमेंट सीडीयू के साथ एक कॉलिशन फॉर्म करी और इस पे काम शुरू किया। जो एसपीडी की मिनिस्टर क्लारा गेविट्स हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि हर साल इस टारगेट को वो रीच करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पर लेकिन ये जो है पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2021 में उन्होंने 400,000 के टारगेट में से सिर्फ 290,000 हाउसेज बनाए थे जर्मनी में। 2022 में वो नंबर सिर्फ 245,000 था और आने वाले सालों में उन्होंने अनाउंस किया है कि ये नंबर जो है 200,000 भी टच होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट अपने इस इनिशिएटिव को मीट क्यों नहीं कर पा रही है? जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो भी इस समय बहुत ही ज्यादा प्रेशर में हैं। रशियन इन्वेजन के बाद पूरे यूरोप एरिया में इन्फ्लेशन है। जर्मनी की इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी एक रिसेशन में है, जिसकी वजह से जो इस समय बैंक लोन्स मिल रहे हैं उनके जो इंटरेस्ट रेट हैं बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। प्राइवेट बिल्डर्स को बैंक लोन्स की ज़रूरत है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और उनका इंटरेस्ट हाई होने की वजह से प्राइवेट बिल्डर्स भी इस समय जो है डीमोटिवेटेड हैं। और जो इस समय कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं जो बिल्डिंग बनाने में लगता है चाहिए, इन्फ्लेशन होने की वजह से उनकी कॉस्ट भी आसमान छू रही है।
तो प्राइवेट बिल्डर्स का ये कहना है कि बिल्डिंग बनाने में जो 40% कॉस्ट लगती है वो गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से लग रही है। तो वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट उनको अच्छे से सब्सिडाइज करे, अच्छे से डिस्काउंट्स दे उस 40% कॉस्ट पे, जिससे कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग इंक्रीज हो सके। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एट दी एंड जब वो अपार्टमेंट्स बना देंगे और वो रेंट्स पे चढ़ जाएंगे, तो उसके बाद उन्हें प्रॉपरली अपना प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। इसकी वजह से वो डिस्करेज हो रहे हैं ऑलरेडी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाने में। जर्मनी के एक बहुत बड़े प्राइवेट बिल्डर वोनोवियो ने ये बोला है कि अगर बर्लिन के अंदर हर स्क्वायर मीटर का रेंट 18 से 20 यूरो तक होगा, तभी उनको कोई प्रॉफिट होगा और तभी उनके लिए ये फायदेमंद है कि वो ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन करें बर्लिन के अंदर। बट बर्लिन का जो करंट रेंट है पर स्क्वायर मीटर का वो है 13 यूरो, जो ऑलरेडी यहाँ के सिटीजन्स के लिए इतना ज्यादा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं इन रेंट्स को पे करने के लिए। यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग और यहाँ की सैलरीज जो है वो बहुत इम्बैलेंस्ड हैं और लोगों को दिक्कत होती है इतना रेंट पे करने के लिए। तो यहाँ के जो रेंटर्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो प्रेशर कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि रेंट्स को कम किया जाए और ज्यादा, ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी पाएं। तो जो बर्लिन के सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट को प्रेशर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो रेंट्स हैं उनको कम किया जाए, है ना, उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो थोड़ी बढ़े इसी वजह से। बट जो बिल्डर्स हैं वो गवर्नमेंट को प्रेशर कर रहे हैं कि बर्लिन में उनको रेंट्स इंक्रीज करने दिए जाएं, ताकि उनका कुछ प्रॉफिट हो और ताकि वो इसी वजह से ज्यादा घरों की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर पाए। तो ये जो है एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है, दोनों पार्टीज हैं जो दोनों के जो बेनिफिट्स हैं वो एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, है ना। तो एक ही सॉल्यूशन यहाँ पे नजर आ रहा है कि जर्मन गवर्नमेंट यहाँ की प्राइवेट बिल्डर्स को सब्सिडीज दे, है ना, उनके जो इतने सारे टैक्सेस उनको पे करने पड़ते हैं उनमें थोड़ा सा डिस्काउंट करे। बट जर्मन गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत ही फेमस है अपनी स्लोनेस के लिए, अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए। वो अपनी ही ब्यूरोक्रेसी में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि जहाँ पे इमीडिएट स्टेप्स उठाने की जरूरत होती है वो नहीं उठा पाते, और कहीं पे भी जो फायदा पहुंच सकता है किसी भी तबके को उनके स्टेप्स की वजह से वो इतना स्लो हो जाता है कि लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। तो इसी वजह से कहा जा सकता है कि ये जो लॉन्ग टर्म गोल है गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा घर बनाने का जर्मनी में, वो फेल होता नजर आ रहा है। तो इस बात को हम इस फैक्ट से वेरीफाई कर सकते हैं कि जर्मनी की गवर्नमेंट ने इस साल पिछले साल के कंपैरेटिवली 30% कम हाउसिंग परमिट्स दिए यहाँ के बिल्डर्स को। और ये जो नंबर है वो पिछले 16 साल का सबसे कम नंबर है, मतलब सबसे कम हाउसिंग परमिट्स इस साल दिए गए, जबकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पे घरों को बनाने की। तो हमें पता ही है कि हाउसिंग परमिट्स का इशू करना एक बात होती है और एक्चुअली में बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना वो अलग बात होती है, क्योंकि बीच में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। किसी भी वजह से प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं, तो जो हाउसिंग परमिट्स इशू किए जाते हैं उनके कंपैरेटिवली बिल्डिंग्स का जो नंबर है वो कम ही होता है ना। और हमें अगर ये जो नंबर है वो 16 साल का सबसे कम नंबर है हाउसिंग परमिट्स इशू होने का, तो हमें पता ही है कि आगे आने वाले 5-6 सालों में जो एक्चुअल में घर बनेंगे उनका नंबर कितना कम होगा और वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे अभी की नीड को। तो हमने हाउसिंग क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए दो सॉल्यूशंस की बात करी। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो कि ये था कि जर्मन गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाए, जो कि फेल होता नजर आ रहा है। और एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जो कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर से हाउसिंग खरीदे, उन्हें पब्लिक करे और लोअर रेंट्स पे अपने सिटीजन्स को दे। यही एक ऑप्शन है जो कि बचता है और इसी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है फ्यूचर में जर्मन गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स को रिलीफ देने के लिए। पर लेकिन जर्मन रिसेशन की वजह से ये भी इतना होता नजर नहीं आ रहा है। तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जर्मन गवर्नमेंट इस समय बहुत तेजी से काम कर रही है अपने इमिग्रेशन लॉज पे। वो चाहती है कि बाहर से स्किल्ड वर्कर आए, जिससे कि जर्मन इकोनॉमी को रिलीफ मिले, जो कि ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। वो ये लॉज को बदलने से ये चाह रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं कि हर साल एक्स्ट्रा 60,000 लोग पूरे दुनिया भर से आएंगे एक्स्ट्रा, और जर्मनी की इकोनॉमी को रिलीफ मिलेगा। पर लेकिन वो यहाँ पे आके करेंगे क्या अगर उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं होगी? बेसिक रिक्वायरमेंट है हाउसिंग। अगर उनको यहाँ पे घर ही नहीं मिलेंगे रहने के लिए, तो वो यहाँ पे आके क्या करेंगे? और अगर यहाँ पे रेंट्स इतने हाई होंगे कि जब वे आएंगे यहाँ पे उनकी आधे से ज्यादा सैलरी जो है रेंट्स में ही चले जाने वाली है, तो फिर तब भी वो यहाँ पे आके क्या करेंगे? तो इससे ये भी हो सकता है कि जो लेबर है वो जर्मनी में आए ही नहीं, बाहर से लोग आना ही बंद कर दें, या फिर रिवर्स इमिग्रेशन भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे आने के बाद लोगों को लगे कि नहीं यार, हम यहाँ पे सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी सेविंग्स ही नहीं हो पा रही हैं इतनी, या यहाँ पे हमें घर ही नहीं मिल पा रहे सस्टेनेंस के लिए, तो लेट्स गो बैक टू आवर कंट्री। वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी सारी बातें करने के बाद कि जर्मनी में हाउसिंग क्राइसिस आखिर क्यों है, यही निष्कर्ष निकलता नजर आ रहा है कि जर्मनी से हाउसिंग क्राइसिस कहीं नहीं जाने वाला है आने वाले सालों में।
और स्पेशली जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, जहाँ पे इतने सारे लोग अपनी ज़िंदगी बनाने आते हैं, वहाँ से तो बिल्कुल ही नहीं जाने वाला है। तो जर्मन गवर्नमेंट के पास सॉल्यूशन तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, पर लेकिन वो अपनी ब्यूरोक्रेसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं और सही समय पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये हाउसिंग क्राइसिस कहीं नहीं जाता हुआ दिख रहा है। पर अगर जर्मन गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपनी स्टैग्नेंट ग्रोथ से बाहर निकले, तो उसको इमिग्रेशन लॉ से ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस पे ध्यान देना होगा। ये उनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए।